नमस्कार मित्रों, मैं कई बार इस कार्यक्रम में किसी पुस्तक की नहीं, कई बार किसी पत्रिका के अंक की चर्चा की है और आज भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई पुस्तक मेरे लिए सिर्फ एक फिजिकल रियलिटी नहीं है, भौतिक यथार्थ नहीं है। एक पुस्तक मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पत्रिका में इतना कुछ होता है कि वो पुस्तक का भी एहसास कराती है। तो इसलिए मैं जिस अंक की चर्चा करने जाता हूँ या पत्रिका की, उसका नाम है उस पत्रिका का समानांतर नामा। ये इसका तीसरा अंक है और ये बर्टोल्ट ब्रेख्त विशेषांक है और इसे निकालते हैं इलाहाबाद के रंगकर्मी श्री अनिल रंजन भौमिक। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पुस्तक है जो बर्टोल्ट ब्रेख्त का विशेषांक है। और इसमें ब्रेख्त के ऊपर बहुत सारे लेख हैं, खुद उनका एक नाटक अनुवाद गैलीलियो है, ब्रेख्त की कुछ कविताएं भी हैं इसमें और ब्रेख्त के एक लेख का अनुवाद भी है। अब मैं किनके लेख हैं इनकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपकी रुचि इसमें कम न हो जाए, और मैं उन लेखों पर सीधे सीधे इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि आपको जानकारी मिल जाए तो शायद ही आप अंक न पढ़े। तो मैं तो कार्यक्रम इसलिए ही करता हूँ कि किसी पुस्तक में या जिस पत्रिका की मैं चर्चा करता हूँ उसको आप पढ़ें। तो बहरहाल मैं प्रसंगवश बोलते समय किसी का जिक्र हो गया तो अलग बात है, लेकिन किनके लेख हैं, कुछ साक्षात्कार भी हैं इसमें, उनकी चर्चा में नहीं कर रहे यार। और मैं केप कर रहा हूँ, यह बात भी शुरू में बता दूँ कि बर्टोल्ट ब्रेख्त दुनिया के ऐसे लेखक हैं, ऐसे बड़े कवि हैं, ऐसे नाटककार हैं जिनका प्रभाव 20वीं शताब्दी में कई विधाओं पर पड़ा। हिंदी में ही नहीं, पूरे दुनिया में पड़ा और हिंदी में भी पड़ा। और हिंदी में तो ब्रेख्त के नाटक हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में हुए, उनकी कविताओं के अनुवाद हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में हुए, उनके उपन्यास कई भाषाओं में हुए। तो ब्रेख्त एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं। और ऐसा क्यों है ये शायद आप जानते भी हों, पर मैं धीरे धीरे बता भी दूंगा। पर मैं शुरू में ही ये बात कर दूं, जो मैं अब शायद बाद में जा कर के आप फिर इसको फिर से नहीं कहूँगा, कि ये इस अंक में मुख्य रूप से ब्रेख्त के रंगमंच पर ही केंद्रित है। इसमें उनकी कविताएं तो हैं, पर कविता पर कोई लेख नहीं है, उनकी कथा रचना पर कोई लेख नहीं है। ब्रेख्त के नाटक कैसे थे, उनका रंगकर्म कैसा था, इस पर लेख है। और मैं भी मुख्य रूप से इसी पर बोलूँगा, क्योंकि जो इसमें नहीं है उसके बाद में फिर कभी, क्योंकि ब्रेख्त की अनुवाद मैंने बहुत पढ़े हैं, मुझे बहुत प्रिय कवियों में हैं, उनके 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 कहानियाँ और उनके उपन्यास भी पढ़े हैं मैंने। ब्रेख्त दुनिया के एक ऐसे नाटककार हैं और रंगकर्मी में इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ नाटककार नहीं, उन्होंने न सिर्फ नाटक लिखे, नाटक की प्रस्तुतियाँ करी, बल्कि रंगमंच के सिद्धांत भी बदलाव ला दिया। ऐसा और कोई दूसरा रंगकर्मी आधुनिक युग में नहीं हुआ। ब्रेख्त अकेले ऐसे व्यक्ति हुए। और एक तरह से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो अरस्तू के बाद वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नाट्यास्वाद, एस्थेटिक्स ऑफ थियरी, जो नाटक का आस्वाद करते हैं, उसके बारे में सिद्धांत बदल दिया। पर वो आस्वाद नहीं था, वो कैसे होता है, वो आस्वाद क्यों होता है, वो अभिनय में किन तत्वों को लाने से होता है या लेखन में किन तत्वों को लाने से होता है, इसका एहसास भी बर्टोल्ट ब्रेख्त ने कराया। इसीलिए बर्टोल्ट ब्रेख्त की विश्वव्यापी उपस्थिति है। और मैं एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि मैं अक्सर उन लेखकों को पसंद करता हूं जिनका एक विश्वव्यापी प्रभाव होता है। और मेरी ये धारणा है कि बड़े लेखक, बड़े कलाकार, बड़े रंगकर्मी से किसी एक खास संस्कृति का सीमित नहीं होते, वे सारी दुनिया में के सीमित हो जाते हैं। जैसे कि टॉल्स्टॉय, अपने यहाँ के कालिदास या महाभारतकार, ये चेखव कहीं एक जगह के नहीं है, क्योंकि हैं एक भाषा में लिखा है, एक देश में लिखा है, लेकिन
अंततः उनके भीतर जो तत्व होते हैं इतना व्यापक होता है कि वो पूरी दुनिया के हो जाते हैं। तो एक तरह से जो खास तरह का देशवाद वगैरह चलता है, ब्रेख्त उसके खिलाफ है। न सिर्फ वे खिलाफ हैं, दूसरी बात यह भी है कि ब्रेख्त ने भी, वो सिर्फ जर्मन परंपरा के नहीं, क्योंकि वो मूल रूप से जर्मन में लिखते थे। ब्रेख्त ने भी पूरी दुनिया की जो थिएटर है उसका गहरा अध्ययन किया। चीनी, यूरोपीय, भारतीय कई जो थिएटर की जो धाराएं रही हैं उसका उन्होंने अध्ययन किया, उस पर मनन किया, चिंतन किया, तब उन्होंने अपने रंगकर्म के सिद्धांत विकसित किए। इसी सिलसिले में मैं ये भी बता दूं कि ब्रेख्त का जो बड़ा योगदान उनका माना जाता है, जिसमें एक है एलिनिएशन थ्योरी, यानी कि अलगाव प्रभाव। वो अलगाव प्रभाव क्या था? वो अलगाव प्रभाव ये है, अलगाव तो वैसे दरअसल एक समाजशास्त्रीय शब्द है और इसका पहला उपयोग फायरबाख ने किया था, बाद में मार्क्सिस्टों ने किया। तो ब्रेख्त का जो एलिनिएशन है मुख्य रूप से मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, मार्क्सवादी अवधारणा है। और वो एलिनिएशन क्या है? मार्क्स ने कहा था फायरबाख की धारणा का करते हुए, हालांकि मैं सरल रूप से बता रहा हूँ, मैं कोई सरलीकरण ही कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझने में आसानी हो कि कई बार मजदूर जो है जो अपने श्रम से अलग हो जाता है। इसको आज की भाषा में कहें कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं पर उसमें रहता मजदूर नहीं है। आज जो खेती भी हो रही है, जो खेत के मजदूर हैं वो अन्न को खाते नहीं हैं, उपजाते ज़रूर हैं। तो ये एलिनिएशन होता है, ये एलिनिएशन है। अपने ही आप श्रम जो है, आपका श्रम का उत्पाद है या श्रम से, उसे कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ब्रेख्त ने यही धारणा रंगमंच में बनाई और रंगमंच में इसको भी मोटा मोटी सरलीक रूप से यह कहा था कि जैसे कोई अभिनेता यदि राजा का अभिनय कर रहा है तो वह उसी तरह से उसके राजा के जो कार्यकलाप है या जो व्यक्तित्व है उसमें डूब नहीं जाएगा, या अपने पात्र के व्यक्तित्व में डूब नहीं जाएगा। वह कुछ ऐसी धारणा विकसित करेगा कि दर्शक को लगे और अभिनेता को भी लगे, दोनों को लगे कि वो राजा को दरअसल नापसंद भी करता है। अब ये कहना आसान है पर करना बहुत कठिन है। और इसके पहले जो अरस्तु का विरोचन सिद्धांत था कि उसमें तो आपको आइडेंटिफिकेशन था, आत्मसात कर लेना था, राजा को आत्मसात कर लेना था। आप इडिपस का कर रहे हैं रोल तो इडिपस को आत्मसात कर लीजिए। लेकिन ब्रेख्त क्या नहीं था, ब्रेख्त ने कहा कि नहीं, आपको अलग भी करना है, अलगाव भी पैदा करना है। आप अभिनय कर रहे हैं, दर्शक को ये लगना चाहिए कि अभिनय कर रहा है और राजा को ये नापसंद भी करता है। तो इस तरह का जो सिद्धांत था ये पहले ब्रेख्त के पहले नहीं था। अरस्तु का सिद्धांत था, स्तानिस्लावस्की का भी सिद्धांत था, जो दरअसल एक तरह से मोटे तौर पर, पूरी तरह से तो नहीं, पर अरस्तु के ही विवेचन सिद्धांत का विस्तार था उसमें, हालांकि ये पूरी तरह से नहीं था। तो लेकिन ब्रेख्त पूरी तरह से अलग चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, जो रंगकर्म है वह पूरी तरह से पात्र के में निमग्न नहीं होना है। अभिनेता को पात्र से दूर भी चले जाना है, यानी जो पात्र कर रहा है दर्शक को यह नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये दर्शक का जो रीडर रिस्पॉन्स कहते हैं, या जो दर्शक की जो अनुभूति है, उसका भी संबंध ब्रेख्त ने जोड़ा रंगकर्म में, और अभिनेता का भी जोड़ा। और विषय वस्तु में भी वैसे नहीं होने चाहिए कि, यानी कि यदि आप किसी राजा पर नाटक लिख रहे हैं या किसी आप बहुत बड़े नेता पर लिख रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर देंगे तो उसको महिमा मंडित नहीं करेंगे, सवाल उठाएंगे। तो एक नए तरह का तर्कशास्त्र रंगमंच में विकसित किया था ब्रेख्त ने। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत सारे जो ब्रेख्त के जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे आपका इसमें परिचय होगा और एक जगह इसमें इकट्ठा किया गया है। और ये काम अनिल रंजन भावनिक ने बड़ी मेहनत के साथ किया है। और कुछ जो जिन्होंने ब्रेख्त पर रंगकर्म किए, नाटक किए, उनके भी अनुभूतियाँ, उनके विचार, उनके अनुभव सब इसमें हैं। मैं यहाँ इस सिलसिले में ब्रेख्त की एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको लग जाएगा कि ब्रेख्त क्या कहना चाहते थे रंगमंच में। एक इन कविताओं का अनुवाद जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अरुण कमल और अपूर्वानंद ने किया है। आप जब इसको सुनेंगे तो मोटा मोटी आपको अनुमान हो जाएगा। जो मैंने कहा वो तो भाषण है,
लेकिन ब्रेख्त के शब्दों में सुनेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि ब्रेख्त अब एक्टर्स से, रंगकर्मियों से क्या चाहते थे। वो चाहते जो थे वो इस कविता में, जो वैसे इस संग्रह में 7 कविताएं हैं, पर मैं सिर्फ एक कविता सुना रहा हूँ आपको, और आपको सभी पढ़ना चाहिए। रंगमंच पर इतने ढंग से कविताएं शायद हिंदी में भी तो नहीं लिखी गई हैं। हिंदी में भी हालांकि रंगकर्मियों पर कविताएं लिखी गई हैं, पर सिद्धांत बताने के लिए कविता का उपयोग भी एक ब्रेख्त की ही खूबी थी। ब्रेख्त ने बहुत कविताएं लिखी हैं जिनमें ये रंगमंच के बारे में या कलाकारों के बारे में है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप खुद आप इसको पढ़िएगा तो मैं फिर से कह दूँ, आप रसानुभूति मत कीजिएगा, आप रसानुभूति की अनुभूति मत कीजिएगा। आप खुद इससे एक अलगाव पैदा करते हुए, एक डिस्टेंस पैदा करते हुए इसको सुनिएगा तो आप इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वो कविता है जो है, उसका नाम है फैसला करने के बारे में। कविता इस तरह से है। तुम कलाकार लोग जो दर्शकों के सामने खुद को पेश करते हो, अंतिम फैसले के लिए अब आगे से दर्शकों के सामने उस दुनिया को भी पेश करो, अंतिम फैसले के लिए जिसे तुम मंच पर दिखलाते हो। जो जैसा है उसे वैसा दिखलाओ ज़रूर, लेकिन इतना इशारा ज़रूर कर दो कि यह ऐसा भी हो सकता था। एक तरह से यहाँ ब्रेख्त यथार्थवाद की जो शैली थी रंगमंच की, उससे अलग गए। जो रियलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट था उससे वो अलग गए। यही बात बता रहे हो। मैं फिर से सुना देता हूँ तो आपको शायद मेरी बात समझने में आसानी होगी। जो जैसा है उसे वैसा दिखलाओ ज़रूर, लेकिन इतना इशारा ज़रूर कर दो कि यह ऐसा भी हो सकता था, हालांकि अभी ऐसा है नहीं, और अगर ऐसा होता तो बेहतर होता, ताकि तुम्हारे चित्रण से दर्शक यह सीख ले सकें कि जो चित्रित किया जा रहा है उससे कैसे पेश आएं, और इस सीखने में उन्हें आनंद आना चाहिए। यानी कि आपका जो थिएटर है वो उनको आनंदित भी करना चाहिए, नहीं कि खाली एक क्लासरूम लेक्चर हो जाए, आनंदित भी करना चाहिए। सीखना भी एक कला है और तुम्हें कला के तौर पर ही दर्शकों को सिखाना चाहिए। देखो, इस दुनिया से, दुनिया की चीज़ों और लोगों से ऐसे निपटो, और कला का अभ्यास हमेशा आनंद देता है। सच तो ये है कि तुम बहुत ही बुरे वक्त में रह रहे हो। आप सुनिए इसको, आपको शायद अभी मौजूदा हिंदुस्तान के बारे में भी आप शायद ये अनुभव कर रहे हो। सच तो ये है कि तुम बहुत ही बुरे वक्त में रह रहे हो। आदमी को बुरी ताकतें गेंद की तरह आगे पीछे फेंक रही हैं। एक मूर्ख ही आज निश्चिंत और चिंता मुक्त रह सकता है। जिनको कोई डर नहीं था उन पर भी आज खतरा है। आज शहरों में हम जो मुसीबत सह रहे हैं उनके सामने पुराने ज़माने के भूकंप भी मात हैं, और इतनी अफराद पैदावार के बीच भी हम जो कंगाल हैं, इसके सामने अकाल के दिनों की क्या गिनती। तो एक थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा। और भी कविताएं रंगमंच के बारे में हैं। अगर इसको आप सारी जो 7 कविताएं पढ़ेंगे तो ब्रेख्त के सिद्धांत को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो कविता के माध्यम से भी लगभग वही बात कह दे रहे थे। तो मित्रों, मैंने आज इसीलिए एक ब्रेख्त के प्रति एक अपनी श्रद्धांजलि, मेरे भी प्रिय हैं, मैंने भी उनके बहुत सारे नाटक देखे हैं, उनकी कविताएं अनुवाद में पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ता रहा हूँ, और हिंदी में कई बड़े कवियों ने उनके अनुवाद किए हैं, उनकी कविताओं के, उपन्यासों के। वो सब की चर्चा मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा। मैं फिर से इतना कहने के बाद ही आज का कार्यक्रम समाप्त करूँगा कि ब्रेख्त को पढ़ना और उनके नाटकों को देखना एक बहुत बड़ी अनुभूति है। अगर आपने इसका एहसास नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। अगर आप उनके नाटक नहीं देख पा रहे हो, अभी कोरोना काल में तो नाटक हो भी नहीं रहे हैं, तो उनकी कृति को पढ़िए, उनकी कविताओं को पढ़िए, उनके नाटकों को पढ़िए। गैलीलियो जैसा नाटक उन्होंने लिखा उसको पढ़िए। कॉकेशियन चाक सर्किल, जिसमें एक न्यायाधीश इसको इस बात का फैसला है कि एक बच्चे पर 2 माँ
का दावा कर रही है वो बच्चा उनका है और वो न्याय कैसे करता है। तो ब्रेख्त के हर नाटक में बहुत सारे जो अवधारणाएं हैं न्याय की, बराबरी की, विषमता की, वो बहुत सारी अवधारणाएं प्रकट होती हैं और हर नाटक अपने आप में एपिक है उनका। एपिक थिएटर की अवधारणा भी उन्होंने रखी थी, जिसका हिंदी में बड़ा ही एक क्रूड अनुवाद चलता है, महाकाव्यात्मक रंगमंच या महाकाव्यात्मक नाटक। वो सही अनुवाद नहीं है। एपिक जिस अर्थ में उन्होंने करते हैं वो एपिक ही हिंदी में आप मान लीजिए फिलहाल, क्योंकि तो वैसा कोई समतुल्य शब्द हिंदी में नहीं है। तो ब्रेख्त का हर नाटक, जो बड़े नाटक हैं उनके, वो एपिक नाटक ही हैं। ब्रेख्त पर तो रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं और ब्रेख्त एक किंवदंती पुरुष हैं 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में भी अभी वो किंवदंती पुरुष हैं। तो उनमें आपकी रुचि जगे, इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम किया और इसी के साथ मैं आज की बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका फिर से शुक्रिया।